दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम सार्क नेशंस के बारे में जानेंगे। सार्क के बारे में हम वो सारी इंफॉर्मेशंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आपको पता ही होगा कि सार्क जो है ये हमारे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। ये वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे नेबरहुड्स इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको हम देखते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में कई प्रकार के जो अचीवमेंट्स थे, एग्रीमेंट्स थे, उनको हम देखते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आपकी सारी वो कंट्रीज हैं, आसपास की जो कंट्रीज हैं, आप देखेंगे कि इंडिया के जो सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं उनके बारे में आप पढ़ते हो। वहीं उसकी फाउंडिंग कंट्रीज होती हैं, वहीं उसके मेंबर्स होते हैं। और ये हमारे जो रीजनल डेवलपमेंट है, रीजनल कोऑपरेशन के लिए भी जरूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो कि है सार्क। सार्क की बात करूं तो सार्क जो जिसका फुल फॉर्म होता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि स्टैब्लिश हुआ था क्या करके, साइनिंग अ चार्टर। चार्टर एक साइन हुआ था, सार्क चार्टर। कहाँ पे? ढाका के अंदर। ढाका के अंदर ये चार्टर जो था वो साइन हुआ और सार्क का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके नाम में ही लिखा है, देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। रीजनल कॉर्पोरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसमें। रीजनल कॉर्पोरेशन, रीजनल डेवलपमेंट भी इसी के अंदर हमको देखने को मिलता है। अगर मैं सार्क की एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं कि कौन सी वो तारीख थी जब सार्क बन के तैयार हुआ, तो सार्क बना था 8 ऑफ दिसंबर 1985 के अंदर। फाउंडिंग कंट्रीज की बात करूं कि वो फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडिंग कंट्रीज जो जिस समय सार्क बन रहा था उस समय मौजूद थी, वो थी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इनमें वो सारी कंट्रीज हैं, देखिए आप, वो सारी कंट्रीज जिनके साथ हमारे कुछ रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, कुछ के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे और कुछ के साथ अच्छे हैं, अभी भी हैं। लगातार आगे हम उन पे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंट्री जिसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहे, तो ये आपने देख लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सार्क की बात करूं कि पहली मीटिंग इसकी कब हुई, तो पहली मीटिंग इसकी अप्रैल 1981 के अंदर कोलंबो में होती है। बात करूं मैं इसके नए मेंबर की, कौन सा वो नया मेंबर है जो सार्क का बना है, तो ये अफगानिस्तान है, जो कि 13th एनुअल समिट 2005 के अंदर बनता है। ये क्वेश्चन आता है कि सार्क का न्यूएस्ट मेंबर है कौन, तो सार्क का जो न्यूएस्ट मेंबर है वो है अफगानिस्तान। ठीक। सार्क की अगर मैं बात करूं तो सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है और सेक्रेटरीट, तो ये है काठमांडू, नेपाल के अंदर, जो कि 16 जनवरी 1987 के अंदर बनती है। सार्क का सेक्रेटरीट जो है उसके अंदर सेक्रेटरी जनरल होगा, 7 डायरेक्टर्स होंगे और जनरल सर्विस स्टाफ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्क मेंबर्स की मैं बात करूं तो सार्क में 8 मेंबर हैं। कौन कौन है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो कि 2005 के अंदर बनता है मेंबर। फिर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं वही सार्क के मेंबर्स हैं। अगर मैं ऑब्जर्वर कंट्रीज की बात करूं तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार और यूएस है। तो ये वो हो जाएंगे सार्क के मेंबर्स और ये हो जाएंगे ऑब्जर्वर ऑफ सार्क। ओके, अगर मैं बात करूं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो देखो इस प्रकार के प्रिंसिपल हैं जो हमारी कंट्रीज हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारी कंट्री हैं, बांग्लादेश है। तो इसमें हमारी इसमें इसका जो सार का मोटो होता है कि हम इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करेंगे, सोवरेन इक्वालिटी को देखेंगे, इनकी जो इंटरनल इनकी जो पॉलिटिक्स हो उसमें हम किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और उनकी जो पॉलिटी है, गवर्नमेंट है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी हम इंडिपेंडेंट तरीके से उनके तरीके से चलने देंगे। ये हमारा मेन प्रिंसिपल हो जाता है। यही इसमें दिया गया है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को देखेंगे, सोवरेन इक्वालिटी इक्वालिटी को देखेंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस, उनके किसी भी प्रकार के
और हम इस प्रकार से चलेंगे कि म्यूचुअल बेनिफिट हो, चाहे वो कोई नेशन हो, उसके बीच में एक प्रकार का म्यूचुअल बेनिफिट हो। ओके, आगे देखते हैं। आगे इसमें रीजनल कोऑपरेशन हमने बता ही दिया कि ये जो है ये साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए सार्क का गठन हुआ था। अगर प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करूं इस कॉपरेशन की, तो इसमें होता है, देखो इसमें क्या होती है, मीटिंग्स होती हैं हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, इनकी मीटिंग्स होती हैं। कुछ इसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन फॉरेन सेक्रेटरीज की होती हैं और सेक्रेटरीट होता है। ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। ओके, इसकी अगर मैं बात करूं स्पेशलाइज्ड बॉडीज भी हैं। सार के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट है इसको चलाने के लिए। अगर ये बॉडीज होंगे, यही बॉडीज हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि काम इनका अलग अलग तरीके से ये इनको वर्क को डन कर पाते हैं। ओके, जिसमें है सार्क डेवलपमेंट फंड। सार्क डेवलपमेंट फंड काफी इंपॉर्टेंट है फाइनेंस की दृष्टि से, फाइनेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सार्क डेवलपमेंट फंड। अगर मैं बात करूं एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, तो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है जो कि भारत में एस्टेब्लिश है। ओके, और साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ढाका बांग्लादेश के अंदर है। और सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर मैं यहीं पे आपको सार्क के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लूं, तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये वेलफेयर ऑफ पीपल्स जो होंगे इनको प्रमोट करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी, ये जो रीजनल जो कंट्रीज है, रीजन की जो पूरी कंट्रीज हैं, उनमें एक प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट एक्सेलरेट करने की बात करेंगे। कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। फिर उसके बाद कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस पे ध्यान देंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो कि हाल फिलहाल में इस सार्क को देख के नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा सार्क जुड़ा हुआ है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, तो यहाँ पे एक प्रकार का म्यूचुअल ट्रस्ट कोऑपरेशन भी संभव हो नहीं पाता। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो है, प्रमोट करेंगे एक्टिव कोलैबोरेशन को। के बाद साइंटिफिक डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चर, टेक्निकल, साइंटिफिक फील्ड, सारी चीजों में डेवलपमेंट करने की, नए नए इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि एक प्रकार से किस तरीके से ये जो रीजन है ये डेवलप करे और compete करे, एक गुड compete करे अदर नेशंस के साथ। तो ये सारी चीजें करेंगे। और बाकी इसके इम्पोर्टेंस में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों ये सार्क और ये जो रीजन है ये इतना इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे बता दिया गया है इम्पोर्टेंस के बारे में कि सार्क क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो सार्क में जो है 3% जो है ये वर्ल्ड का एरिया आता है, 3%। ठीक है, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 21% पॉपुलेशन सार्क नेशंस में आ जाती है। 3.8% जो है और ग्लोबल इकोनॉमी है। ओके, उसके बाद अगर देखें अचीवमेंट्स क्या है सार्क की, तो सार्क की जो अचीवमेंट्स हैं उसमें एक है साप्टा, यानी कि साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। फिर एक है साफ्टा जो कि है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर एक है सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ देखो ये जो साफ्टा है ना, इसमें हो जाएगा आपका गुड्स, गुड्स वाला हो जाएगा ये, और ये जो है ये है सर्विसेज। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा, है ना। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये गुड्स के लिए है और ये सर्विसेज के लिए, और एक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये सारी चीजें थी सार्क की। सार्क की मैं और बात करूं तो कुछ प्रकार के चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं, है ना, सार्क में। जैसे कि मीटिंग्स जो हैं वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? एक बड़ा अच्छा रीजन देखो आप, वही रीजन इंडिया और पाकिस्तान, ये हो जाएगा, ये एक मेजर रीजन रहता है। ठीक है ना, इंडो पाक रिलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है सार्क के लिए। ठीक, फिर उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारे में भी चैलेंज आता है, फाइनेंस को लेकर भी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि देखिए और ऐसी कंट्रीज हैं नहीं कि वो अच्छा फाइनेंस कर सकें। इंडिया ही एक है जो बहुत अच्छा क्या कर सकता है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है।
तो ये सारे काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, जिनको टैकल करना है, जिनको आगे लेकिन ये देखिए आप एक अच्छा ऑर्गनाइज़ेशन है, जो कि हमारे रीजनल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करेगा। इसके थ्रू आप अगर पाकिस्तान, भारत आके मिलते हैं, लेकिन जो कि हो नहीं पाएगा, जो हो भी नहीं पा रहा है, कोशिशें बहुत हुई, हो नहीं पा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत अच्छा ऑर्गनाइज़ेशन बन पाएगा। तो यही था सार्क के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, सार्क के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली। यही था पूरा सार्क का ऑर्गनाइज़ेशन। तो थैंक यू वेरी मच।